फर्स्ट क्लास के बच्चों की स्कूल की फ़ीस कुछ स्कूलों में 4 लाख से अधिक पहुंच गई है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों ना बच्चों को हम घर पे ही पढ़ाएं। होम स्कूलिंग कितनी ज़्यादा पूरी दुनिया में प्रचलित है, बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो बच्चों को घर पे पढ़ाना आसान है। बहरहाल ऑफ कोर्स एक पेरेंट घर पे रहना चाहिए और बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं जब टीचर की मार और डांट पड़ती है। हालांकि आज के ज़माने में टीचर्स को मारना भी अलाउड नहीं है, जो कि हमारे टाइम में तो बहुत ही आसानी से हम लोग मार खा जाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, तो क्यों ना होम स्कूलिंग करें। इंडिया में होम स्कूलिंग की प्रथा क्या थी और क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वैश्विक स्तर पर भी होम स्कूलिंग या बच्चों को घर पे पढ़ाने का किस प्रकार से प्रचलन है हम देखते हैं। अब देखिए, ये बच्ची जो है अपनी माँ के साथ, ऑफ कोर्स मैं पक्का यकीन कर रही हूँ इस फोटो में दिखा तो बड़ा अच्छे से रहे हैं कि पढ़ना चाहती, बट कोई भी पेरेंट्स नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर और माँ बाप की बात तो कोई भी बच्चा नहीं सुनता है। स्कूल में अब क्योंकि एक अच्छा डेकोरम होता है, बाकी कॉम्पिटिटिव बच्चे भी रहते हैं जो खुद भी कॉम्पिटिशन रहते हैं और आगे बच्चों को कॉम्पिटिशन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, तो कुछ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, महामारी के कारण स्कूली शिक्षा का पूरा परिदृश्य और विचार हाल ही में प्रभावित होते हमने देखा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं इस फोटो से हुई थी जो कि एक व्यक्ति ने एक्स पे शेयर किया था और इस फोटो में बताया गया था कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स की फ़ीस बढ़ती चली जा रही है। देखने की कोशिश करते हैं मैं किस पर्टिकुलर फ़ोटो की बात कर रही हूँ, ज़रा सा वेट कर लेंगे 5 मिनट। ये एक फ़ोटो है, हाँ, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर द एकेडमिक सेशन डे स्कॉलर के लिए, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं। हालांकि नाम स्कूल का क्लियर नहीं किया गया है। जयपुर का स्कूल है बेसिकली ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली टोटल एनुअल फीस 2.5 लाख रुपए है फर्स्ट क्लास के बच्चे की फ़ीस। हालांकि सारे स्कूल्स में नहीं देखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में देखा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एडमिशन फ़ी वन टाइम 40,000 है, कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है 5,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000 है। इसके अलावा स्कूल की फ़ीस जो है, मील के चार्जेस हैं और टोटल एनुअल फ़ी है साल में। उसके बाद मंथली फ़ी किस प्रकार से जा रही है, हाफ ईयरली फ़ी क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे को बड़ा करना भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि उनको अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, इस प्रकार से उन्हें शिक्षित करें कि आगे चल के उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, एक्सपोजर मिले। बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और ये बात तो सत्य है। हालांकि इस तरह की फ़ीस क्या एजुकेशन को अफोर्डेबल और समावेशी बनाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की फ़ीस में कोई भी अच्छा खासा कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। फिर से मैं कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स कुछ स्कूलों की है, सारी स्कूल्स की नहीं है। तो हम इसी को देखते हुए ये चर्चा करेंगे। तो पहले जहाँ एक तरफ माता पिता के बीच होम स्कूलिंग की अवधारणा को लेकर चर्चा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ या अभी भी शुरुआती चरण में है। पिछले कुछ सालों में जब दुनिया ने लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल रूप से प्रगति की है, उसी तरह से शिक्षा के स्तर में भी किया है। जब लॉकडाउन लगा तो बच्चों को स्कूल जाने से मनाही थी और वो घर पे ही ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कर रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन ने इंडिया को एक रेवोल्यूशन की तरफ लाया है। दुनिया ना चाहते हुए भी होम स्कूलिंग की ओर अब रुख करने का मौका दे रही है। स्पेशली उस समय तो स्कूल्स बंद हुआ करते थे, आज के समय में स्कूल खुले हैं तब भी माता पिता सोच रहे हैं कि होम स्कूलिंग हम कर सकते हैं। देखो, भारत में अगर वर्तमान होम स्कूलिंग का परिदृश्य समझना है तो हमें कुछ बैकग्राउंड भी देखना होगा। रातों रात जीती गई लड़ाई तो नहीं है। 1970 के दशक में शुरू हुई उथल पुथल के वर्षों का परिणाम था कि भारत में होम स्कूलिंग के विचार के लिए एक नया दृष्टिकोण लाने का प्रयास किया गया। होम स्कूलिंग के संदर्भ में भारतीय माता पिता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि सरकार हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे आगे है और ऐसा होने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसी को ध्यान में रखते हुए कानूनी तौर पर भारतीय न्यायिक प्रणाली ने राइट टू एजुकेशन, आरटीई का मतलब होता है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। इसको एक अधिनियम के थ्रू लाया गया। 2009 की किसी भी धारा या प्रावधान, धारा 18, 19 के विरुद्ध माना गया। होम स्कूलिंग या ऑनलाइन स्कूलिंग को नहीं मानती है। भारत में अगर आप बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी
आरटीई की किसी भी धारा के द्वारा समर्थित नहीं है, मतलब आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। इस कदम के साथ कई राज्यों ने होम स्कूलिंग की अवधारणा को स्वीकार और मान्यता दी है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ विचारधाराएं बदल रही हैं। मुंबई ने होम स्कूलिंग को वैध कर दिया है। बेंगलोर ने कक्षा 10 के लिए निजी उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति दी है, यानी कि अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें पुणे की, इसमें घर आधारित शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता है। होम स्कूलर्स के लिए सबसे अधिक संख्या में सहायता समूहों को रास्ता दे रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होम स्कूलिंग की विचारधारा है, इसको भी देख लेते हैं। भारत की तुलना में होम स्कूलिंग को वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है तथा कई देश होम स्कूलिंग को पारंपरिक शिक्षण से अलग नहीं मानते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक बच्चे होम स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई घर पे होती है। विशेष रूप से अमेरिका शिक्षा संस्कृति इस अवधारणा को स्वीकार कर रही है। होम स्कूल लीगल डिफेंस एसोसिएशन ने एक आंकड़े के अनुसार बताया है कि अमेरिका में लगभग 1.8 मिलियन छात्र होम स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में होम स्कूलिंग में आपको अपने बच्चों को सामूहिक गोलाबारी से बचाने के लिए एक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। यानी कि जब स्कूल्स की बात आती है तो स्कूल्स मोस्ट अनसेफ प्लेस हैं यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे गन लॉज इतने ज़्यादा ढीले हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल में गन ले आता है और वो फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा बवाल है। इसके अलावा भारत में होम स्कूलिंग की अवधारणा अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग स्वीकार कर रहे हैं। भारत में होम स्कूलिंग को अनस्कूलिंग भी कहा जाता है, यानी कि स्कूल में ना भेजकर घर में पढ़ाने को स्कूल से बाहर आने की बात कही जाती है। होम स्कूलिंग या स्कूलों के अलावा सीखने का एक रूप है जिसमें बच्चों के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम के बजाय उनके हितों के आधार पर पढ़ाया जाता है। मतलब मैथ्स वगैरह तो ठीक है, बट उसके अलावा और भी कोई एक्टिविटीज़ हैं उनको भी घर पे शिक्षित उस रूप से किया जाता है कि बाकी चीज़ों में भी ये पढ़ सकते हैं। भारत में माता पिता इस सीखने और सिखाने की प्रणाली को चुनते हैं, जिसका कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली उस तरह की नहीं होती, उससे थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए वे उन्हें घर पर ही ट्यूशन देना पसंद करते हैं। चूँकि विदेशों में 90% स्कूली शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक और मुफ्त है, खर्च के दृष्टिकोण से विदेशों में होम स्कूलिंग माता पिता द्वारा स्कूल के पाठ्यक्रम, ट्यूटर फीस, अतिरिक्त पाठ्यक्रम और बहुत कुछ के लिए बदनाम भी है। यानी कि बहुत सारे देशों में, बहुत सारे विदेशों में स्कूलिंग फ्री है, उसके बाद ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। भारत में स्कूल भी भेजो, ट्यूशन भी भेजो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की फ़ीस भी दो, तो इस वजह से माँ बाप के ऊपर बहुत सारा बोझ भी आ जाता है। भारत में होम स्कूलिंग का कानूनी ढांचा अन्य देशों की तुलना में थोड़ा सा कम स्पष्ट है और साथ ही साथ लचीला है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया है, लेकिन होम स्कूलिंग के लिए कोई विशेष कानून नहीं दिया है। इसके बजाय कुछ राज्य शिक्षा मंत्रालय के नियमों के तहत अनुमति देते हैं, लेकिन हर राज्य में समान रूप से इसे लागू नहीं किया जाता। जो होम स्कूलिंग करते हैं माता पिता, उनके बच्चों को शैक्षणिक प्रगति पर निजी तौर पर ध्यान देना होता है, मतलब माता पिता का कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। और आजकल अगर माता पिता ज़्यादातर घर से बाहर काम कर रहे हो तो वो उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ इनका सरकारी स्कूलों के साथ कोई समन्वय नहीं होता। कई देशों में होम स्कूलिंग को कानूनी रूप से स्वीकार भी किया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होम स्कूलिंग के लिए अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित कानूनी ढांचा है। कुछ देशों में होम स्कूलिंग को स्कूल के विकल्प के रूप में मान्यता भी दी गई है। इसके लिए माता पिता को सालाना प्रगति रिपोर्ट या फिर परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करना होता है। साथ ही साथ अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, जिसके अंतर्गत शिक्षा को हर बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में देखा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। इससे अनुच्छेद 21A को जोड़ा, जो कि एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा फिर एक मौलिक अधिकार बनी, है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मुफ्त कर दी गई और साथ ही साथ अनिवार्य कर दी गई। यानी कि अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ये शिक्षा मुफ्त रहेगी 6 से 14। हालांकि सरकारी स्कूलों की स्थिति तो हम सबको पता है। अगर आप सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए होते तो हम अपने बच्चों को निजी स्कूल में क्यों ही भेजते। सरकारी स्कूल्स में ये हालत है कि अगर आप किसी टीचर को अटेंडेंस लगाने के लिए बोल दो तो टीचर भी नहीं आता है। तो ये कड़वी सच्चाई है।
सरकार को इसको समझना पड़ेगा कि अगर आप शिक्षा मुफ्त कर रहे हैं तो आपको चयन प्रक्रिया भी इतनी मजबूत करनी होगी टीचर्स की कि कल के दिन कोई बच्चा अगर सरकारी स्कूल से भी पढ़ता है तो वो उसी स्तर पे रहे जितना एक निजी स्कूल का बच्चा पढ़ता है। सही कहा मैंने। यह कानून सरकारी एवं निजी स्कूल में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू करता है, सुनिश्चित करता है कि स्कूलों में बच्चों के प्रवेश, साथ ही साथ उनका संरक्षण और उनके शैक्षिक मानक को बनाए रखे। आरटीई एक्ट में निम्नलिखित मुख्य पहलू पर ध्यान दिया गया है। स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का होना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और योग्यता मानदंड, अधिकतम छात्र शिक्षक अनुपात की सीमा, सीटों का आरक्षण विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए। अगर बात करें क्लास 1 के लिए सालाना फीस 4 लाख से अधिक दिखाई जा रही है। एक पिता ने अपनी बेटी का यही बताया था जो मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था। कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि 20 लाख के इनकम वाले भी जो सालाना कमा रहे हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं कि भारत में निजी स्कूलों के लिए जो फीस निर्धारण होता है ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। भारत में जो भी निजी स्कूल हैं इससे संबंधित नियम राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, यानी केंद्र का इसमें कोई भी कार्य नहीं है। इसी वजह से हर राज्य में अलग है। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा हर राज्य में अलग अलग आपको ऑल्टरनेट्स दिखते हैं। कुछ सामान्य दिशा निर्देश और सरकारी नियम हैं जिनको अधिकांश राज्यों में लागू किया है। नियमों का उद्देश्य निजी स्कूल में फीस की बढ़ोतरी पर निगरानी रखना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे को शिक्षित करना ही है तो स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। तो इस मजबूरी का फ़ायदा कोई स्कूल ना उठाए, ये देखना पड़ेगा। सुनिश्चित करना है कि फीस निर्धारण पारदर्शी हो, उचित हो और निष्पक्ष हो, यानी कि आप कुछ भी ऐड ऑन करके फीस नहीं बढ़ा सकते। आप बताइए क्यों आप फीस बढ़ा रहे हैं इतनी। इसके अलावा भारत में अधिकांश राज्य सरकारों ने सुनिश्चित किया है कि निजी स्कूल फीस में एक साल में 10 से 15% से अधिक वृद्धि ना करें। कुछ राज्यों में यह वृद्धि 5 से 10% के बीच ही सीमित होती है, ताकि स्कूलों द्वारा फीस में अनियंत्रित बढ़ोतरी को रोका जा सके। साथ ही साथ फीस वृद्धि की अनुमति केवल तभी दी जा सके जब स्कूल की वास्तविक आवश्यकता और बढ़ती लागत को कवर करने के लिए हो, यानी कि अगर टीचर्स की सैलरी बढ़ानी है या फिर स्कूल्स में क्लासेस में आजकल इतनी गर्मी है कि एसी अनिवार्य ऑलमोस्ट हो गया है, बच्चे इतनी गर्मी में नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पे एसी की जो बढ़ती लागत है उसको भी कवर करने के लिए अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वो बात अलग है। वृद्धि सरकारी प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। पूरे साल की फीस 4.27 लाख रुपए हुई है। इसके अलावा उन्होंने पूरी फीस को अलग अलग बताया भी है। इसमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन का क्या है, वन टाइम क्या है, अन्य ट्यूशन फीस क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ राज्यों में फीस नियामक समितियां भी बनाई गई हैं, सुनिश्चित करती हैं कि फीस उचित हो। साथ ही साथ दिल्ली में दिल्ली स्कूल फीस कमीशन है जो स्कूलों की फीस को नियंत्रित करती है और फीस वृद्धि पर लगातार निगरानी रखती हैं। इसके अलावा अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि कोई स्कूल अवैध तरीके से तो पैसा नहीं ऐंठ रहा है, ये ज़रूरी है देखना। भारत में निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे कि चुनौती का संबंध सरकारी नियमों से है, पारदर्शिता की कमी भी है, अभिभावकों और स्कूलों के बीच में संवाद नहीं हो पाता। संवाद होता है तो उनको इस प्रकार से देखा जाता है कि ये फीस अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चे को भेज ही क्यों रहे हैं। स्कूलों द्वारा शुल्क वृद्धि की प्रक्रिया भी सही से नहीं समझ में आती, किस फॉर्मूले के बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियाँ दी गई हैं, जैसे भारत में निजी स्कूलों के लिए फीस निर्धारण के दौरान जो उत्पन्न होती है, कानूनी और नियामक ढांचे की कमी है, सुसंगत नियमों का अभाव है, राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए अलग अलग कानून हैं जिससे यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती। अगर एक केंद्र के पास होता ये पावर तो यूनिफॉर्मिटी बन सकती थी। साथ ही साथ फीस संरचना में अस्पष्टता है, अलग अलग शब्दों के नीचे अब माँ बाप कितना समझ पाएंगे। अलग अलग शब्दों के नीचे अगर आप स्कूल की फ़ीस रखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो स्कूल मांग रहा है तो ठीक ही होगा। इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क में बढ़ी हुई फ़ीस को भी देने में अभिभावकों की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। यहाँ फीस वृद्धि पर नियंत्रण की भी समस्या है, किस प्रकार से ये फीस बढ़ा रहे हैं। ये बोल देंगे कि हम टीचर्स की सैलरी दे रहे हैं, या हमने नए कंप्यूटर्स लाए हैं, या हमने कोई और प्रणाली यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस की है। तो ये हो सकता है कि अस्पष्ट हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ओपेक हो, जिसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई प्रणाली नहीं हो। राज्यों में जहाँ फीस निर्धारण की निगरानी के लिए कोई सुसंगत प्रणाली नहीं, वहीं यह समस्या और बढ़ जाती है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। या कानून सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को लागू करता है या सुनिश्चित करता है कि स्कूलों में बच्चों के प्रवेश, उनका संरक्षण और उनके शैक्षिक मानक को बनाए रखा जाए। तो आपको बताना होगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।